हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का 7 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। ये 8th लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। मान लीजिए 7 लेक्चर तक हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, और इसमें बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। फिर एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं नया वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए जो घंटी है, बेल आइकन है, उसको आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो एकदम पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद जितना आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और हमारा और आपका जो बॉन्ड है वो और मजबूत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का हिंदी होता है विलीयता। चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given solvent at constant temperature and pressure is called solubility। चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग, फिर आपको समझाते हैं। विले की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप तथा दाब पर किसी दिए गए विलयन में घुला हो। चलिए तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए। सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो किसी गिवन सॉल्वेंट में घुला हो, एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। सॉल्यूट का अगर मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट में घुला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। एकदम सिंपल, मतलब किसी दिए गए सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अधिकतम मात्रा घुला रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विलीयता। और ध्यान रखेंगे, सॉल्युबिलिटी जब भी हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आप 25 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, और 100 ml पानी लेते हैं, तो इसमें जो नमक घुलेगा NaCl, वो कितना घुलेगा, वो घुलेगा 30 ग्राम। तो 100 ml पानी में हम लोग नमक घोलते हैं 30 ग्राम। टेम्परेचर फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है 1 atm। तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखते हैं, तो नमक कितना घुलेगा, 30 ग्राम। 30 ग्राम से अधिक नमक इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे नहीं घुलेगा। तो हम लोग बोलेंगे NaCl का जो सॉल्युबिलिटी है 100 ml पानी में कितना है, 30 ग्राम। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मतलब समझ में आ गया, कोई एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना अधिकतम घुल सकता है एक निश्चित ताप और दाब पे, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। चलिए क्लियर है। अब देखिए, एनसीईआरटी में जो सॉल्युबिलिटी पढ़ना है हमको, दो तरीके से पढ़ना है। तो पहले लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। एक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड,
और दूसरा पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसी को हिंदी में लिख देते हैं ठोस की द्रव में विलीयता। और दूसरा हो जाएगा गैस की द्रव में विलीयता। चलिए, अब सॉल्युबिलिटी जो है दो तरह का पढ़ना है। एक सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सेकेंड पढ़ना है गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। तो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, और फिर गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी दिए गए सॉल्यूशन में, विलयन में सॉल्यूट का जो अधिकतम मात्रा, अमाउंट घुला रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? अब इसको आप कॉपी कीजिए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब लग नहीं रहा है क्लास हो पाएगा क्योंकि बारिश बहुत तेज है और आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए क्षमा करेंगे आज का क्लास। तो बारिश छूट चुका है, अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। बारिश में थोड़ा तेज़ गति से बारिश होता है तो उसका साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। शुरुआत वाला जो वीडियो होगा उसमें थोड़ा रिकॉर्ड हो चुका है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट वाला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को पढ़ना है जो अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा कारक उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो डिपेंड करेगा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और तीसरा डिपेंड करेगा प्रेशर पे। अगर ये तीनों को आप चेंज कीजिएगा तो सॉलिड का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो चेंज होगा। तो ये तीनों पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा जो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो बारी बारी से बात करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाला पहले सीखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो सॉलिड इन लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है उसको कैसे प्रभावित करता है। तो इसको कॉपी कीजिए, हम लोग फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है हम लोग सीख गए। अब हम लोग जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे सॉलिड इनटू लिक्विड, द्रव में ठोस का विलीयता हम लोग पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, द्रव में गैस की विलीयता, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठोस का द्रव में विलीयता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखेंगे, सॉलिड जो है या गैस जो है लिक्विड में क्यों डिसॉल्व होता है। तो उसके लिए एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। इन जनरल a solute dissolve in a given solvent if intermolecular interaction of solute and solvent are similar। That means इसका मतलब हुआ, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाएंगे, पहले हिंदी लिख लेते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसका मतलब क्या होता है आपको समझाएंगे। पहले इसका हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। इसका मतलब समझिए। समान तौर पर जनरल अगर हम बात करेंगे तो एक सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में
तभी घुलेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, मतलब अंतरा आणविक जो बल है दोनों का एक जैसा रहेगा, तभी एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। इसका सिंपल मतलब समझिए। इसी को आप बोल सकते हैं समान समान को घोलता है, मतलब जैसा होगा, जैसा सॉल्यूट होगा वैसे सॉल्वेंट में वो घुलेगा, जैसा जैसे को घोलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे समान समान को घोलता है। इसका मतलब समझिए। जैसे अब दो तरह का सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर। तो इसी को आगे भी लिखवाएंगे। यहां पे देखिए, तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ध्यान रखेंगे डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। फिर यहां पे ध्यान रखेंगे नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा बात है। एक होगा पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर किसको बोलेंगे, नॉन पोलर किसको बोलेंगे, आपको हम समझाएंगे। आपको याद रखना है यहाँ पे पोलर सॉल्यूट जो होगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय विलय। पोलर मतलब क्या होता है, ध्रुवीय। तो पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। अगर कोई पोलर होगा सॉल्यूट तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर अगर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। आप चाहिएगा जब पोलर वाला सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्यूट में घुल जाए तो ऐसा नहीं होगा, या आप चाहिएगा नॉन पोलर वाला सॉल्यूट पोलर में घुल जाए तो ऐसा नहीं होगा। पोलर सॉल्यूट घुलेगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसीलिए कहा गया है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है, जैसा होगा सॉल्यूट वैसे सॉल्वेंट में घुलेगा। तो क्लियर है, ध्यान रखना है क्या, पोलर घुलेगा पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूट घुलेगा पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट घुलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे तो नहीं घुलेगा। इसका आपको ध्यान रखना। अब यहां पे आपको याद रखना है कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। जैसे पोलर में आपको याद रखना है, पोलर में कौन कौन आएगा, तो बहुत सारा पोलर का एग्जाम्पल होता है, लेकिन हम वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में है, जो आपका काम का है। एक आपको याद रखना NaCl, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसको बोलते हैं। उसके बाद याद रखना आपको शुगर, चीनी। उसके बाद याद रखना है ग्लूकोज, और उसके बाद याद रखना है आपका पानी, वाटर। अब इसको घेर देते हैं, क्यों घेरते हैं आपको बता रहे हैं। तो ये चारों जहां पे देख लीजिएगा तो ये समझिएगा आप क्या, पोलर, क्या समझेंगे, पोलर। चलिए अब देखिए NaCl, शुगर और ग्लूकोज जो होता है वो सॉल्यूट होता है, वो घुलता है, और वाटर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। ये तो जानते हैं। तो चारों क्या है, पोलर है। लेकिन इसमें तीन जो है, 1 2 3, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूट, ध्यान रखेंगे, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। लेकिन चारों क्या है, पोलर है। उसके बाद इधर नॉन पोलर लिखते हैं हम लोग। नॉन पोलर में जो एनसीईआरटी में दिया है, कौन कौन दिया है देख लीजिए। नैप्थिलीन एक, उसके बाद है एंथ्रासीन, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, और एक है बेंजीन।
एक और आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब चलिए यहाँ पे समझिए, अब नॉन पोलर समझ गए। ये जो दोनों आएगा सॉल्यूट में आएगा, ध्यान रखेंगे, और ये जो दोनों आएगा सॉल्वेंट में, ध्यान रखेंगे। हाँ, इधर भी एक को बढ़ा लीजिए, वाटर और अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल, तो ये भी होगा सॉल्वेंट। तो पोलर में कौन कौन आएगा भाई? एक NaCl, एक शुगर, एक ग्लूकोज, वाटर, अल्कोहल, सब पोलर है। और सॉल्यूट का बात करेंगे तो ये तीनों सॉल्यूट हो जाएगा, मतलब विले, और ये दोनों विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इधर अगर बात करेंगे नॉन पोलर में, तो ये चारों जो लिखे हैं नॉन पोलर है, जिसमें ये दोनों जो होगा ये घुलेगा और ये दोनों घुलेगा, तो ये हो गया सॉल्यूट मतलब विले, और ये हो गया विलायक। तो ये आपको पोलर में कौन कौन आएगा, नॉन पोलर में कौन कौन आएगा, आपको याद रखना। अब आप बताते जाइए, हम पूछते जाएंगे। अब बोलिए NaCl पोलर है, NaCl बेंजीन में घुलेगा? नहीं घुलेगा, काहे कि ये पोलर है और वो नॉन पोलर है। अब बोलिए NaCl वाटर में या अल्कोहल में घुलेगा? हाँ घुलेगा, क्योंकि ये पोलर है और ये भी पोलर है। शुगर जो है बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलेगा? नहीं घुलेगा। शुगर जो है पानी में घुलेगा? चीनी पानी घुलता नहीं है भाई, तभी तो शरबत पीता है बना बना के। शुगर अल्कोहल में घुलेगा? हाँ घुलेगा। ग्लूकोज पानी में घुलेगा? घुलेगा, सब पोलर में घुलेगा। लेकिन ग्लूकोज क्या बेंजीन में घुलेगा? नहीं घुलेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में ग्लूकोज घुलेगा? नहीं घुलेगा। उसी तरह अगर इधर से बात करेंगे, नेफ्थलीन पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। एंथ्रासीन पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो याद रखेंगे, पोलर घुलेगा पोलर में और नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में। तो ये डिजॉल्व होगा, मतलब ये तीनों जो लिखे हैं डिजॉल्व होगा इसमें, और ये दोनों डिजॉल्व होगा इसमें, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों डिजॉल्व होगा ये दोनों में, और ये जो लिखे हैं तीनों ये डिजॉल्व होगा ये दोनों में, आपको ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए, एकदम क्लियर हो गया भाई। पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोलर का मतलब होता है चार्ज आ जाए, जिस मॉलिक्यूल में चार्ज हो, मतलब मॉलिक्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर। जैसे NaCl का लिखता है Na+Cl-। वाटर का लिखेगा H2O का, तो H2O को ध्यान से देखेगा तो OH ऐसे होगा, H पे होगा प्लस चार्ज और H पे होगा प्लस चार्ज और O पे होगा माइनस चार्ज। तो दो तरह का चार्ज होता है, एक को बोलते हैं पार्शियल चार्ज और एक को बोलते हैं फुल चार्ज। तो किसी पे फुल चार्ज आए या पार्शियल चार्ज आए तो उसको बोलेंगे पोलर, और नॉन पोलर में इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, नो एनी चार्ज, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पोलर में चार्ज होगा, फुल चार्ज हो या पार्शियल चार्ज हो, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं आता। तो जिसमें चार्ज होगा उसको पोलर बोलेंगे और जिसमें चार्ज नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ये आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। 11 में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है, उसको पढ़िएगा तो वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए इतना चीज़ काफ़ी है। चलिए कॉपी कीजिए इसको। तो अब हम लोग फर्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, जो और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है उसको इफेक्ट करेगा। कौन है आपको बता चुके हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ध्यान रखेंगे, सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रवृत्ति क्या है। तो हम बता चुके हैं, पोलर जो सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर में घुलेगा लेकिन वो पोलर में नहीं घुलेगा। उसी बात को हम लिख देते हैं, पोलर सॉल्यूट लाइक
NaCl and sugar are dissolved in polar solvent like water, but they do not dissolve in benzene because benzene is non-polar solvent, while non-polar solvent like anthracene, naphthalene are dissolved in non-polar solvent like benzene, but they do not dissolve in water because water is polar solvent. तो पहले भी आपको बता चुके हैं, क्लियर है भाई। NaCl और शुगर जो होता है वो पोलर होता है, इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व होंगे क्योंकि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट होता है। लेकिन NaCl और शुगर जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि NaCl और शुगर जो है पोलर होता है, लेकिन बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो इसी तरह अगर बात करेंगे एंथ्रासीन और नैप्थलीन का बात करेंगे तो ये नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में मतलब बेंजीन में डिसॉल्व होंगे क्योंकि एंथ्रासीन और नैप्थलीन जो होता है क्या होता है, नॉन पोलर होता है और बेंजीन भी नॉन पोलर होता है। लेकिन एंथ्रासीन और नैप्थलीन जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये तो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो क्लियर है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसी को हम हिंदी में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, लिख चुके हैं। NaCl और शुगर जो होता है पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, इसीलिए ये पानी में घुलेगा क्योंकि पानी ध्रुवीय होता है, लेकिन ये बेंजीन में नहीं घुलेगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर होता है। वहीं अगर बात करेंगे एंथ्रासीन और नैप्थलीन का तो दोनों नॉन पोलर होता है, इसीलिए बेंजीन में घुलेगा क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर होता है, लेकिन ये दोनों जो है वो वाटर में नहीं घुलेगा क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो क्लियर हो गया, पोलर घुलेगा पोलर में और नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर पढ़ेंगे, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर पढ़ेंगे, जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो टेम्परेचर उसको कैसे प्रभावित करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल, if solubility of solid into liquid is exothermic, डेल एच का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। और ये चेंज इन इंथैल्पी इसको बोलते हैं। तो चेंज इन इंथैल्पी कौन वाला, सॉल्युबिलिटी वाला। ये अगर माइनस हो जाए, माइनस मतलब एक्सोथर्मिक हो जाए, देन सॉल्युबिलिटी will decreases by increasing temperature, but when it is endothermic मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो होगा, हीट में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी को कौन इंथैल्पी बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी वाला।
but when it is endothermic then solubility will increases by increasing temperature. तो ध्यान से देखिए, टेम्परेचर का दो इफेक्ट होता है। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब हीट रिलीज हो गया, तो उस केस में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉलिड का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो और घटेगा। लेकिन अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए और वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है, लिया गया है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगा। तो क्लियर है? तो यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं छोटा सा। तो सॉलिड और लिक्विड घुल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइसोल्यूशन। डाइसोल्यूशन ध्यान रखेंगे। डाइसोल्यूशन मतलब घुलना। तो सॉलिड अगर लिक्विड में घुल रहा है, अगर ये एक्सोथर्मिक रहा, एक हो सकता है एंडोथर्मिक। क्लियर है? एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा मतलब <0 नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो डेल एच जो होता है चेंज इन इंथैल्पी वो क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक्सोथर्मिक केस में आप याद रखेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड इनटू लिक्विड का क्या होगा? घटेगा। बढ़ेगा तो घटेगा। दूसरा, अगर एंडोथर्मिक रहा, डाइसोल्यूशन जो है सॉलिड को लिक्विड में अगर डिसॉल्व कीजिएगा और अगर वो एंडोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सॉलिड लिक्विड जब डिसॉल्व होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा जी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर हीट रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हीट अगर एब्जॉर्ब हुआ तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। जैसे ग्लूकोज और पानी को आप मिक्स किए होंगे तो देखे होंगे जो ठंडा हो जाएगा, गिलास जिस बीकर में आप रखिएगा वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब ग्लूकोज और पानी को मिक्स कीजिएगा तो कौन प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। तो उस केस में अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वही ऐसा केस होता है जो किसी सॉलिड को पानी में या किसी लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं और ऐसा होता है वो बीकर गर्म हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और उस केस में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम हिंदी में लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी। इसका ध्यान रखिएगा। तो एकदम क्लियर है। सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे और उसमें से हीट निकल गया उस दौरान, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और उस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा? घटेगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगा। लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड को आप डिसॉल्व किए और उस केस में हीट का एब्जॉर्ब हुआ, हीट लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। और उस केस में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड और लिक्विड का क्या होगा? बढ़ेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में घोलते हैं तब। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid into liquid because solid and liquid are highly incompressible
हाँ, इस केस में ध्यान रखेंगे प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होता है उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड और लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते हैं। इस कारण प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी होता है उस पर कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए। अब दो चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं, एक डाई सॉल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं विलीनीकरण, और क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। When a solid dissolve into liquid, then two process occur. जब एक ठोस किसी द्रव में घुलता है तो दो तरह के प्रक्रिया होता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो दो तरह का प्रक्रिया होता है। एक सॉलिड का लिक्विड में घुलने वाला और एक लिक्विड से सॉलिड का निकलने वाला। अब देखिए कैसे होता है। तो एक को बोलेंगे डाइसॉल्यूशन और एक को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। When solid is dissolved into liquid, then concentration of solid into liquid increases, and this process is called डाइसॉल्यूशन। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब लिख लेते हैं। इन सॉल्यूशन सम सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड with each other and they get separated out from the solution, and this process is called crystallization। चलिए अभी दोनों का मतलब समझिए खूब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। सिंपल में समझिए, डाइसॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉलिड का लिक्विड में घुलना, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हो जाएगा सॉलिड का सॉल्यूशन से, या इसी को आप बोल सकते हैं लिक्विड से बाहर निकलना। अब आप बोले दोनों उल्टा हुआ कि नहीं एक दूसरे से। जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसॉल्यूशन, और जब लिक्विड से सॉल्यूशन से सॉलिड बाहर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें घुल रहा है और इसमें घुला हुआ था वो बाहर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक क्या किए, एक बर्तन लिए, एक बीकर लिए, खूब ध्यान से समझिएगा। एक बर्तन ले लिया हम, उसमें 1 लीटर हम पानी रखें,
या जितना आप पानी रखिए पानी रखे हुए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, चीनी घोल रहे हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच करते करते हम चीनी घोल रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर। घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक ऐसा समय आएगा जो उस समय चीनी घुलना बंद हो जाएगा। अब चीनी नहीं घुलेगा क्योंकि इसका जो अधिकतम घुलने का जो क्षमता था वो घुल चुका है। अब चीनी नहीं घुलेगा और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आपको बताते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद आया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग नहीं घोल सकते हैं। जो अधिकतम सॉल्यूट था, शुगर था, वो घुल चुका है, अब और शुगर नहीं घुलेगा। चलिए, तो चीनी आप घोल दिए, पूरा फुल हो गया, पूरा मिला दिए, अब और चीनी नहीं घुलेगा। तो ये वाला जो प्रक्रिया हो रहा है, चीनी को जब आप पानी में घोल रहे हैं, जब पानी में घुल रहा है, पानी बोलिए या पानी को आप क्या बोल सकते हैं, विलियन। तो चीनी जब पानी में या विलियन में घुल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डाई सॉल्यूशन, डाई सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, चीनी जब पानी में घुल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई सॉल्यूशन। अब चीनी भाई अब नहीं घुलेगा। अब आप क्या किए, चीनी को आप क्या किए, फिर डाल दिए जबरदस्ती, 1-2 चम्मच और चीनी डाल दिए। अब आप देखिएगा वो चीनी क्या होगा, नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। जो बर्तन है ना उसके नीचे जाके बैठ जाएगा। अब आप बोलेगा कि चीनी तो घुल नहीं रहा है, लेकिन चीनी घुल रहा है। अब देखिए क्या होगा, इस समय पूरा फुल हो गया है, चीनी अब और नहीं घुल सकता। अब जैसे ही आप चीनी और डालिएगा तो वो तो है घुल जाएगा, वो चीनी जाके घुल जाएगा। और जो चीनी घुला हुआ था उसमें और जगह तो है नहीं जो और चीनी घुले। अब वो क्या होगा, चीनी पहले से घुला हुआ है, कुछ और चीनी आया वो तो घुल जाएगा, लेकिन जो चीनी घुला हुआ था वो आपस में टकरा जाएगा, आपस में टकराने लगेगा। और आपस में टकराने की वजह से वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा। और जितना चीनी, मान लीजिए 5 ग्राम चीनी, शुगर जो है आप डाले थे, वो जाके घुल जाएगा। और जो पहले से चीनी घुला हुआ था 5 ग्राम, उसमें से चीनी का होगा निकल जाएगा और नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो ये 5 ग्राम चीनी नीचे आ जाएगा। और चीनी जो सॉल्यूशन से, विलियन से बाहर आ रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड बनना। तो पहले चीनी घुल चुका था, अब वो बाहर निकल रहा है विलियन से, पानी से, इसलिए उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चीनी का विलियन से बाहर होना, विलियन, या इसी को बोलिएगा पानी से बाहर होना, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है भाई। जब चीनी पानी में घुल रहा है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसोल्यूशन। और चीनी घुलते गया, एक ऐसा समय आया जो अब और चीनी नहीं घुल सकता है, फिर चीनी को डालेंगे तो वो तो जाके घुल जाएगा, लेकिन उसमें और जगह नहीं है घुलने के लिए। तो जो चीनी घुला हुआ है वो बाहर आ जाएगा। तो जितना चीनी हम लोग घोलेंगे उतना चीनी बाहर आ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, जिसमें चीनी बाहर निकल रहा है सॉल्यूशन से, विलियन से, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीकरण। मतलब सॉलिड में बन रहा है, तो पानी से बाहर निकल रहा है चीनी, उसको बोलेंगे क्रिस्टलीकरण। और चीनी जब घुलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विलीनीकरण, डाइसोल्यूशन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग को समझ में आता है, जो चीनी डाले वो नीचे चला गया, नीचे वो चीनी नहीं आ रहा, वो तो घुलेगा। और जो पहले से घुला हुआ था चीनी, उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक रूम है, इसमें 10 आदमी है। कितना आदमी है, 10। अब ये पूरा फुल है भाई, अब जगह नहीं है, एक भी आदमी आएगा, एक भी आदमी इसमें अब नहीं आ सकता है।
अब मान लीजिए आप ज़बरदस्ती इसमें 2 आदमी को डालें, तो क्या होगा, 2 आदमी को जैसे डालिएगा तो 10 आदमी में हलचल पैदा होगा, झगड़ा होगा, इस तरह टकराव होगा, और टकराव के वजह से इसमें से 2 आदमी को क्या होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये 2 आदमी अंदर चला गया और 2 आदमी बाहर निकल गया। अब जो 2 आदमी गया तो वो नहीं निकला, वो तो अंदर चला गया, अंदर जो था वो बाहर हो गया। इसी तरह चीनी में भी है, जो चीनी को हम डाल रहे हैं एक्स्ट्रा चीनी, वो तो जाके घुल जाएगा और जो चीनी घुला हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। तो सॉलिड का लिक्विड में घुलना डाइसोल्यूशन बोलेंगे, और सॉलिड का लिक्विड से निकलना हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रक्रिया हो गया। अब इसको कॉपी कीजिए, एक और पॉइंट इसी में बता देते हैं, फिर आपको हिंदी में हम लिख देते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, लिक्विड में आप सॉलिड को डालते हैं, बार बार डालते हैं, एक ऐसा समय आएगा और सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। फिर एक उल्टा प्रोसेस होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो आप और सॉल्यूट को उसमें घोलिएगा, तो क्या होगा भाई, जितना सॉल्यूट को घोलिएगा उतना सॉल्यूट सॉल्यूशन से लिक्विड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। 1 चम्मच चीनी अगर डालेंगे तो फिर 1 चम्मच चीनी लिक्विड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। फिर उल्टा होगा, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइसोल्यूशन, डाइसोल्यूशन। और जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाहर आएगा, सॉलिड और लिक्विड बाहर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ डाइसोल्यूशन बराबर होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हो गया जितना चीनी जितना शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा उतना ही शुगर वाटर से बाहर निकल जाएगा। तो उसका रेट क्या होगा, बराबर होगा। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डाइसोल्यूशन। और जो चीनी बाहर निकल रहा है लिक्विड से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों का जो रेट होगा, तो डाइसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट होगा इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, सेम आएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर इसको हम हिंदी में लिखा देते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा।